हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने हमेशा की तरह लेकर आ चुके हैं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की क्लास, जो आपके लेखपाल में आपके 10 नंबर को सुनिश्चित करेगा। और साथ ही साथ इसके अलावा हमारी और भी क्लासेस चलती हैं, जैसे कि आपको 7:30 बजे क्लास आपको मिलेगी कंप्यूटर की क्लास, 8:30 बजे आपको मिलेगा पर्यावरण आपदा प्रबंधन, और साथ ही साथ दोपहर 1 बजे आपको मिलेगी यूपी जीके की क्लास। साथ ही साथ हम बहुत ही जल्द इसकी क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर वन लाइनर और वन शॉट के फॉर्म में सारा का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। और इसके बाद बहुत ही जल्द साइंस और टेक की क्लासेस चलने वाली है। तो बने रहिए टीम दृष्टिकोण के साथ। और साथ ही साथ आज जो हमारा चैप्टर है वो है पोल्यूशन और प्रदूषण को, ये है पार्ट 2। और इससे पहले हम जो है 13 क्लास तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी जो इन्फोग्राफिक पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। साथ ही साथ इसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्यावरण को डिस्कस करते हैं, और उसके साथ में हम पी वाई क्यू क्वेश्चन को, लगभग 30 पी वाई क्यू क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, और इमेजेस के माध्यम से सारी चीज़ें हमारे माइंड में अच्छे से फिट होती चली चले, और जिससे हमें कोई भी चीज़ें रटनी नहीं पड़ती, बहुत ही ज़्यादा लिख लिख कर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ता हमें। सिर्फ और सिर्फ अगर हम क्लास को ही अटेंड करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें फिट होती चली चलती हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की ज़बरदस्त क्लास को। हम बात कर रहे थे पोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, और हमने वायु प्रदूषण के बारे में देखा था और कुछ प्रदूषक के बारे में भी समझा था। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि वायु प्रदूषण में हमारा एक और प्रदूषक आता है, जैसे कि जो है हमारा रेडॉन। अब ये रेडॉन गैस क्या है, तो याद रखिएगा, ये एक रेडियो एक्टिव गैस है, जो कि कहाँ से निकलती है? जो कि आपके घर से निकलती है। क्या आपके घर में भी गैस से निकलती है हानिकारक गैसें? हाँ बिल्कुल। आपके घर के जो दरार होते हैं, जो दीवार की दरारें होती हैं, जो जमीन की दरारें होती हैं, वहाँ से कुछ गैस निकलती है, जो कि है कौन सी गैस है? रेडॉन गैस निकलती है। क्लियर है? जो हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, और हमारे फेफड़े में हमारे हमें मतलब कि लंग्स कैंसर होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बनती है रेडॉन गैस से। चलिए देख लेते हैं। एक याद रखिएगा, एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी गैस है। कौन सा? रेडॉन जो गैस है, ये एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी गैस है, जो कि जमीन या दीवारों की दरारों से निकलती है। क्लियर है? ये याद रखिएगा, बंद कमरों में इसकी अधिकता से क्या हो जाता है? फेफड़े का कैंसर, लंग्स कैंसर होने की संभावना बन जाती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे आगे बायोमास के जलने पर, जो बायोमास मास होता है, सूखा भार होता है, उसके जलने से घरों में, याद रखिएगा, घरों में लकड़ी या उपले के जलने से, साथ ही साथ जो लकड़ी होता है और जो उपला होता है, इसके जलने से एक गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे बारीक बारीक से कण निकलते हैं, जिन्हें PM2.5 कहा जाता है। क्या कहते हैं? PM2.5 कहा जाता है। ऐसे सूक्ष्म कण निकलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारे श्वास नलिकाओं के लिए। क्लियर है? तो हमने देखा कि जो रेडान गैस है ये निकलती है, जो कि हमारे लिए खतरनाक है, लंग्स कैंसर बना सकता है। और ये जो है दीवारों से निकलती है, और ज़मीन से, जहाँ पर दरार होगी वहाँ से ये निकलेगा। फिर हमने देखा कि जो बायोमास के जलने से कुछ गैस निकलती है, जैसे कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, और साथ ही साथ कुछ सूक्ष्म कण निकलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित होते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें, तो हमारा अगला जो प्रदूषक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, यह सबसे ज़्यादा खतरनाक और जहरीला गैस है। इसे दमघोटू के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसे दमघोटू कहते हैं? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है, इसीलिए इसे दमघोटू गैस भी कहा जाता है। क्लियर है?
अगला हमारा प्रदूषक कौन सा है, नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो याद रखिएगा यह गैस मुख्य रूप से कहाँ पर, जो डीजल गाड़ी होती थी, इसीलिए केजरीवाल साहब ने क्या किया था, ऑड इवन वाला फार्मूला लगा दिया था, है ना। दिल्ली में दिल्ली में क्या कर दिए थे, ऑड इवन वाली फार्मूला लगा दिया था कि 3 दिन ये गाड़ी चलेगी और 3 दिन इवन चलेगा, ऐसे कर दिए थे, है ना। और डीजल गाड़ी पर बैन भी लगा दिए थे। तो कहीं ना कहीं डीजल वाहनों से कौन सा गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है ना। यह वातावरण में खतरनाक स्मॉग और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। याद रखिएगा जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये स्मॉग के लिए जिम्मेदार है, और साथ ही साथ जो अम्लीय वर्षा है उसमें सल्फर के साथ और जलवाष्प के साथ मिलकर ये अम्लीय वर्षा कराता है। अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा से जो है, जो एस्टिक रेन होता है, जो हमारे सफ़ेद संगमरमर की इमारतें हैं जैसे कि आपका ताजमहल, वो पीला पड़ता पड़ता हुआ जा रहा है। आगे देखेंगे हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन है और बेंजीन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। या वाहनों के बिना जले हुए ईंधन के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कि जो आपका इंजन ऑयल होता है, जो आपका इंजन ऑयल होता है, जो मान लीजिए आपने 1 लीटर तेल अपनी बाइक में डाल दिया, है ना। 1 लीटर तेल डालने के बाद कुछ लगभग 300 ml के आसपास आपके बाइक में कुछ तेल बच जाता है, जिसे जला हुआ मोबिल कहते हैं, ठीक है। इसके कारण कौन सी गैस निकलती है, इसके कारण जो है हाइड्रोकार्बन गैस निकलती है, याद रखिएगा। क्लियर है। यह जो है मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि यह एक कैंसरकारी गैस होती है। याद रखिएगा यह जो है कैंसरकारी गैस होती है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और भी कण के बारे में। जैसे हमने PM2.5 के बारे में देखा, हमने जो है PM2.5 कण के बारे में देखा। तो क्या और कोई कण है, हाँ बिल्कुल, PM10 भी एक कण होता है। देखते हैं। यह मुख्य रूप से डीजल गाड़ियों से निकलने वाला काला धुआं या कालिख है, जो मानव शरीर में प्रवेश करता है। याद रखिएगा ये जो निलंबित कण है, क्या है, ये जो निलंबित कण है ये कैसे निकलता है, याद रखिएगा यह जो है डीजल गाड़ियों से निकलता है, काला धुआं के रूप में निकलता है। क्लियर है। यह जो है मानव शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है तो यह अस्थमा का कारण बन जाता है। और भी बहुत सारी जो फेफड़ों की गंभीर समस्याएं होती हैं वो इसी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ के कण आकर कहाँ पर चिपक जाते हैं, फेफड़ों में चिपक जाते हैं। क्लियर है। तो ये जो निलंबित कण है ये भी एक क्या है, वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो भाई साहब क्या सिगरेट पीने से भी कोई प्रदूषण फैलता है, हाँ बिल्कुल, सिगरेट फैलने से भी प्रदूषण फैलता है। कौन सा प्रदूषण फैलता है, चलिए देख लेते हैं। सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जो गाड़ी के धुएं से जो गैस निकलती है वही गैस हमें किससे मिलता है, हमें सिगरेट से मिलता है। सिगरेट से क्या कुछ और मिलता है, हाँ सिगरेट से हमें मिलता है तार। क्या मिलता है, तार। बिजली वाला तार नहीं मिलता, हमें बिजली वाला तार नहीं मिलता, हमें मिलता है तार, या फिर इसे जो टार होता है ना, जिसे तार कहते हैं, TAR, या फिर हिंदी में बोलेंगे टार, है ना। ये मिलता है। ये क्या है, ये एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि क्या होता है, आपके फेफड़े में जाकर चिपक जाता है ना। तो जिससे फेफड़े की जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके। तो याद रखिएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है। वहीं बेंजीन एक कैंसर कारक गैस होता है जो ब्लड में कैंसर का खतरा बढ़ाता है। सिगरेट पीने से जो बेंजीन गैस है, याद रखिएगा बेंजीन जो है एक कैंसर कारक गैस है, याद रखिएगा, जो कि ब्लड में कैंसर, याद रखिएगा ल्यूकेमिया के खतरे को बढ़ा देता है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा जो है सिगरेट पीने से तार इकट्ठा होता है। याद रखिएगा ये जो तार है ये जाकर कहाँ पर, ये जो ऐसे गीला गीला सा थोड़ा सा रहता है, चिपचिपा सा। आप अगर कभी माचिस को जलाए हों और माचिस कहीं पर आपके किसी चिकन सरफेस पे, मान के चलिए वहाँ का जो मतलब माचिस जलाने के बाद जो आँच है वो किसी चिकन सरफेस पे लग जाए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे ब्लैक ब्लैक लिक्विड से ऐसे उस पर चिपक जाता है शहद की तरह। उसे आप है हाथ से भी निकाल सकते हैं। उसे ही कहते हैं टार। क्या कहते हैं उसे, उसे ही कहेंगे टार। और ये जो है हमारे फेफड़े में जाकर चिपक जाता है। क्लियर है। तो चलिए ये क्या होता है, ये होता है ठोस कण। याद रखिएगा जो सीधे हमारे फेफड़े में जाकर उन्हें काला कर देता है, उस पर चिपक जाता है। आगे आगे है निकोटीन के बारे में बात करें तो निकोटीन एक नशीला पदार्थ है जिसकी लत लग जाती है। और यह क्या होता है, यह कीटनाशक में भी कार्य करता है। जो निकोटीन होता है उसको कीटनाशक के रूप में भी कार्य करते हैं, उसका
उसको काम में लाते हैं। आखिर बात करें कि जो सिगरेट जलाने जलाने वाला लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस भरी जाती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, जो ये SO2 गैस है। जब भी हम कोई ईंधन को जलाएंगे, क्या है, जब भी कोई हम ईंधन को जलाएंगे तो उसमें से SO2 गैस निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये वायु में मिलकर, वायु में जैसे ही प्रवेश करती है तो हमारी आंखों में जलन पैदा करती है। साथ ही साथ इसके अलावा ये जलवाष्प के साथ मिलकर एसिटिक रेन करती है, याद रखिएगा, एसिड रेन का कारण बनती है, एसिड रेन का कारण बनती है। इसी के कारण हमारी जो सफ़ेद संगमरमर वाली इमारतें हैं जैसे ताजमहल, वो पीला पड़ता जा रहा है। क्लियर है? अगला है हमारा अगला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये डायरेक्ट हमें नुकसान नहीं पहुंचाती भाई, ना इससे हमें कोई कैंसर होगा ना कुछ होगा, डायरेक्ट हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये वायुमंडल में फैल कर ये क्या करेगी, पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ा देगी, है ना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और पृथ्वी पर क्या होगा, अधिक गर्मी पड़ने लगेगी, है ना, जो हमारे लिए खतरनाक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा लाइकेन। भाई साहब, ये लाइकेन क्या होता है? लाइकेन भी क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, एक आपका इंडिकेटर होता है। अब ये इंडिकेटर मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में बढ़ेगा तब इनकी संख्या, मतलब लाइकेन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। मतलब कि वायु में प्रदूषक बढ़ रहे हैं तो लाइकेन की संख्या कम हो जाएगी, वायु में प्रदूषक कम हो रहे हैं तो लाइकेन की संख्या बढ़ जाएगी। ये होते क्या हैं? ये होते हैं कवक और शैवाल। याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कवक और शैवाल का अटूट संबंध। मतलब एक तरीके से कवक और शैवाल मिलकर क्या बनते हैं, लाइकेन बनाते हैं, है ना। कवक, इसमें से एक क्या करता है, एक बनाता है भोजन, है ना, एक क्या बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू एक भोजन बनाता है, एक उसके ऊपर निर्भर रहता है। मतलब ये क्या है, ये सहजीवी संबंध को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। प्रदूषण के प्रभाव, जहाँ वातावरण में प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन क्या होती है, स्वतः कम हो जाता है। जैसे ही वायु में प्रदूषण बढ़ेगा, वायु में प्रदूषण प्रदूषण बढ़ेगा तो लाइकेन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए आगे हमारा क्या है, आगे हमारा ए क्यू आई क्या है, ए क्यू आई। अब ये ए क्यू आई क्या है, तो याद रखिएगा, ये जो ए क्यू आई है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, याद रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी 2014 से जारी किया जा रहा है। मतलब क्या है, ये एक ऐसा सूचकांक है जो कि जारी किया जाता है किसके द्वारा, CPCB के द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। ये इस तरह से जारी किया जाता है ताकि जो आम जनता है वो आसानी से समझ सके कि क्या होती है वायु गुणवत्ता, कौन से तत्व जो है वायु में शामिल हो जाते हैं तब वायु जो है दूषित हो जाता है, हमें दूषित होने के बाद क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान और सरल लैंग्वेज में वो समझ सकें, इसलिए ये जारी की जाती है। सबसे पहले जारी की गई थी, याद रखिएगा, ये इसके द्वारा वर्ष 2014 से जारी किया जा रहा है। याद रखिएगा, 2014 से AQI इंडेक्स जो है जारी किया जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1974 में। कब हुआ था, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मतलब इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, वो दिल्ली में है। और सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब है वो दिल्ली की ही हालत ख़राब है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को बहुत ही सरल और आसान भाषा में हमारे आसपास की हवा की गुणवत्ता के बारे में समझाना है। क्लियर है? हमने देखा वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब AQI देखा, इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मतलब कि CBCP जारी करता है। सबसे पहले कब जारी किया था, 2014 से जारी कर रहा है। कब से, 2014 से जारी कर रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मटिया प्लेट है, दिल्ली में, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को ज़रूरत है इसकी। आगे बात करते हैं। AQI क्या है, AQI जो है आम जनता को आसान भाषा में वायु गुणवत्ता के बारे में, वायु में जो दूषण प्रदूषण फैला है उसके बारे में समझाना है। आगे देखते हैं। AQI में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या चीज़ों को गिना जाता है, कौन कौन से ऐसे पार्टिकुलर
कण हैं जिनको जो है AQI में गिना जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिर हाँ, इस कारण जो है हमारी वायु जो है दूषित है। इस तरह हम इसको कम कर सकते हैं। तो कौन-कौन से? सबसे पहले इसमें सूक्ष्म कण को गिना जाता है, जैसे PM 2.5। ये क्या होता है? ये आपके लंग्स के अंदर चले जाते हैं और लंग्स वाली बीमारी को बढ़ाते हैं। PM 10 को गिना जाता है ना? PM 10 को गिना जाता है। इसके अलावा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी को गिना जाता है, क्योंकि ये सभी क्या है? ये सभी वायु प्रदूषक हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा होती है। और भी किसी गैस को चुना जाता है? और भी किसी गैस को गिना जाता है? बिल्कुल, और भी गैस को गिना जाता है। आपके O3 को गिना जाता है, अमोनिया को गिना जाता है, भारी धातु जो कि जैसे सीसा हो गया, इन सभी को गिनकर आपका सूचकांक जो है जारी किया जाता है। सभी को गिनेंगे, सभी का लेवल देखेंगे, कौन कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे? आपका सूचकांक जो है जारी कर देंगे, वायु सूचकांक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियम की बात करें तो याद रखिएगा, जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। याद रखिएगा, जल जल प्रदूषण नियंत्रण, याद रखिएगा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब जारी हुआ था? 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब जारी हुआ था? 1981 ईस्वी में। इसके अलावा जो छाता विधान है हमारा, कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, या जिसे हम छाता विधान भी कहते हैं, 1986 ईस्वी में जारी हुआ था। याद रखिएगा। इसके अलावा सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में और जैविक विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। क्लियर है? तो 1994 में, याद रखिएगा, जल निवारण एवं नियंत्रण, 1981 में वायु निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी, 1986 में छाता विधान है ना, 1986 में छाता विधान या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1991 में बीमा अधिनियम, किसका? बीमा अधिनियम का लागू किया गया था। इसके अलावा 2002 में जैव विविधता अधिनियम को लागू किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए, हमारे वायुमंडल में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है ओजोन परत, मतलब ओजोन होता है, एक होता है गुड ओजोन, एक होता है बैड ओजोन। चलिए देख लेते हैं गुड ओजोन और बैड ओजोन क्या होता है। जब वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, मतलब कि जो हमारा समताप मंडल है, क्या है? जो हमारा ये समताप मंडल है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये समताप मंडल है, इसमें क्या पाया जाता है? इसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमें सूर्य की हानिकारक किरण, कौन सी हानिकारक किरण? यूवी यूवी किरण, मतलब अल्ट्रावायलेट किरण से बचाता है ना? ये क्या करता है? हमें बचाता है, इसलिए ये क्या हो गया? ये हमारे लिए गुड ओजोन हो गया। अगर अल्ट्रावायलेट किरण हमारे स्किन पर पहुंचेगा तो हमारी स्किन क्या होगी? जल जाएगी, नुकसान पहुंचेगा हमारे स्किन को, और साथ ही साथ स्किन कैंसर होने का चांसेस भी बढ़ेगा। बैड ओजोन क्या होता है? बैड ओजोन जो है समताप मंडल में नहीं होता, ये थोड़े से नीचे होते हैं। कहाँ पर? याद रखिएगा, ये क्षोभ मंडल में होते हैं। कहाँ पर? ये क्षोभ मंडल में होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो है द्वितीयक प्रदूषक के रूप में काम करते हैं। याद रखिएगा, ये जो है द्वितीयक प्रदूषक के रूप में काम करते हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या है? ये एक नुकसानदायक ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए, आखिर हम बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है लगभग 95% चांस है कि ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, इन दोनों से। एक लंदन स्मॉग से, याद रखिएगा, लंदन स्मॉग से, और दूसरा है लॉस एंजलिस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? तो देखेंगे लंदन स्मॉग के बारे में हम देखेंगे तो याद रखिएगा, लंदन स्मॉग यह मुख्य रूप से सर्दियों की सुबह में पाया जाता है। याद रखिएगा, इसके अंदर धुआं, कोहरा और SO2 शामिल होता है। प्रकृति में अपचायक होता है। क्या है ये प्रकृति में अपचायक होता है। क्लियर है? क्या है? ये है लंदन स्मॉग। अगर हम दूसरी बात करें कि लॉस एंजलिस, याद रखिएगा, लॉस एंजलिस स्मॉग की बात करें तो यह गर्मियों के दोपहर में पाया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके अलावा हाइड्रो, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, और सूर्य का प्रकाश जो है इसके अंदर शामिल होता है। क्लियर है? जो हमारा लंदन स्मॉग है ये सर्दियों में पाया जाता है। भाई लंदन में सर्दी ज़्यादा पाई जाती है तो ये सर्दियों में पाया जाता है। लॉस एंजलिस में गर्मी ज़्यादा पाई जाती है, मान के चलिए, तो ये गर्मियों में पाया जाता है। इसके अंदर धुआं, कोहरा और SO2 शामिल होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
और हाइड्रोकार्बन और सूर्य का प्रकाश शामिल होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि लॉस एंजलिस स्मॉग की रासायनिक अपक्रियाओं के परिणाम स्वरूप खतरनाक ओजोन और जो हमारा पैन है, याद रखिएगा, पायरोक्सिलिन जो नाइट्रेट है उसका निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण याद रखिएगा, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है, एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। इसका प्रथम, याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में बना है। इसके 4 और पीठें हैं, मतलब 4 और भी ब्रांच है। कहाँ पर? भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस जगह पर एनजीटी मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसका पीठ कहाँ पर नहीं है? तो याद रखिएगा, भोपाल, पुणे और कोलकाता और चेन्नई, इन 4 जगहों पर इसकी क्या है? ब्रांचेस है। क्लियर है? आगे चलते हैं। वैश्विक स्थिर और अध्यक्ष की बात करें कि दुनिया का तीसरा, याद रखिएगा, तीसरा मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद पहला जो विकासशील देश है वो कौन सा है जिसने ऐसी विशेष अदालत बनाई है? याद रखिएगा, ऐसी विशेष अदालत बनाई है। इसके अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। किसके? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित, चलिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, इसके सदस्य कौन होंगे? तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या देखा? हमने देखा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में। ये क्या है? ये जो है, ये तीसरा, भारत जो है तीसरा ऐसा देश है जो इसे बनाया है, जो इस अधिकरण की स्थापना किया है। इसके अलावा और कौन किए हैं? ऑस्ट्रेलिया किए हैं और न्यूजीलैंड ने किया है, याद रखिएगा। क्लियर है? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होते हैं। कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर हो चुके होते हैं वो जज होते हैं इसके अध्यक्ष। क्लियर है? आगे बात करें एनजीटी के कार्य की बात करें तो याद रखिएगा, ये 6 महीने, मतलब कि कोई भी पर्यावरण संबंधित कोई भी मामला है ना, आपका कोई दीवानी मामला है, कोई क्रिमिनल वाला मामला है, वो तो आपके मान के चलिए 2 साल, 3 साल, 4 साल तक चल जाएगा। लेकिन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई भी मामला है तो उसको 6 महीने के अंदर सुलझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम पर्यावरण को संरक्षण देने में हम देरी करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण तो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से कोई भी समस्या है तो उसे 6 महीने के अंदर जो है ठीक कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, और फिर उसके बाद हम करते हैं पी वाई क्यू क्वेश्चन को, जिससे हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आखिर हम बात करें कि जो रेडॉन गैस है हमारी, क्या है, जो हमारा वायु प्रदूषक है वो रेडॉन, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जमीन से पाया जाता है, और कैंसर होने का, जो फेफड़े का कैंसर होने की संभावना होती है, याद रखिएगा, जमीन की दरारों से और साथ ही साथ दीवार के दरारों से पाया जाता है। जो हमारा कौन सा गलघोटू, याद रखिएगा, दमघोटू गैस कौन सी होती है? याद रखिएगा, सीओ। कौन सी होती है? सीओ, कार्बन ऑक्साइड। आगे चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड अगला है हमारा। कहाँ से निकलता है? पेट्रोल से। आगे चलते हैं, अगला है NOx। ये क्या है? NOx जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक स्मॉग बनाता है और साथ ही साथ डीजल से निकलता है। सिगरेट से, याद रखिएगा, ब्लड कैंसर होने का चांस बनता है, और साथ ही साथ SO2 और CO2, ये क्या किस लिए होता है? ये होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। SO2 अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे लाइकेन क्या होता है? लाइकेन होता है कवक और शैवाल, और जब भी वायु में SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी या प्रदूषण बढ़ेगा, तब लाइकेन की मात्रा कम हो जाएगी। क्लियर है? और याद रखिएगा, यह जो है सबसे बेहतरीन सूचकांक है। कौन? लाइकेन सबसे ज़्यादा बेहतरीन सूचकांक है, और साथ ही साथ ये जो है सहजीवी का भी एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, चलिए, वायु गुणवत्ता जो है CPCB द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले 2014 में जारी किया गया,
और इसके अंदर 8 प्रदूषक को शामिल किया गया, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, PM 2.5 शामिल हो गया। मतलब ऐसे ही करके कुल मिलाकर 8 कणों को शामिल किया गया इसके अंतर्गत। क्लियर है। पर्यावरण कानून जो है 1974 में जल वाला आया था, वायु वाला आया था 1981 ईस्वी में, है ना। 1981 ईस्वी में वायु वाला आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे छाता विधान कहते हैं, 1986 में आया। जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2022 में, 2002 में आया। क्लियर है। अगले हमने देखा कि जो हमारा स्मॉग है, कौन सा, याद रखिएगा, ये गुड ओजोन कहाँ पर पाया जाता है? समताप मंडल में। क्लियर है। और जो बैड ओजोन होता है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2010 में। और इसका काम क्या है? 6 महीने के अंदर जो भी पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं उनको निपटान करना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को अब देखते हैं कि भाई साहब की पीवाई को क्वेश्चन पहले इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये देख लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे, हमें जो है इससे अंदाजा हो जाएगा। याद रखिए, यकीन मानिए कि ये पीवाई की क्वेश्चन लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ना आपसे कोई फीस चाहिए, ना हम ये चाहते हैं कि आप हमारा कोई पेड कोर्स लें, कोई भी आवश्यकता नहीं है। इतने से ही सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इतने के अंदर से ही सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपको मात्र करना ये है कि आप हमें गुरु दक्षिणा दे के जाइए। गुरु दक्षिणा मीन्स एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और हो सके तो अपने ही मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिएगा, जो आप ही की तरह अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक का मतलब ये है कि इन्हें इन्हें प्रदूषण फैलाने के लिए, मतलब इन्हें जो है प्रदूषण फैलाने के लिए एक और वाहक की जरूरत होती है, एक और गैस की जरूरत होती है। चलिए देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, इनको और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें भी किसी और की जरूरत नहीं, इन्हें जो है याद रखिएगा क्या है कि द्वितीय प्रदूषक है। तो याद रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इन्हें भी किसी और की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने आप में ऐसे वायुमंडल में ऐसे फैले रहेंगे। जैसे ही आपका सूर्य की किरण आएगी और वापस जा ही नहीं पाएगी, इनसे टकराएगी, फिर यहाँ पर आएगा, फिर इनसे टकराएगा, फिर इसी पर, मतलब पृथ्वी पर ही सूर्य की जो किरण है वो काफ़ी समय तक रहेगी, जिसके कारण सूर्य का जो सरफेस है उसका तापमान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है ना। इसके अलावा और देखें, ओजोन। भाई साहब, ओजोन को ज़रूरत होती है। जो ओजोन होता है वो द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आता है। क्लियर है। आगे देखते हैं, ये जो फ्लाई एश है, फ्लाई एश मतलब जो ये राख के छोटे छोटे कण उड़ते हैं, उसे भी ये भी क्या है? ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ये प्राथमिक प्रदूषक है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आगे, प्राथमिक प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो जो हमारे वायु को, हमारे पर्यावरण को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि दूसरे प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो कि इनडायरेक्ट रूप से, मतलब कि इन्हें ये तब नुकसान पहुंचाएंगे हमारे पर्यावरण को जब कोई और भी तत्व इनमें शामिल हो जाए, कोई और भी गैस इनके साथ मिल जाए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर दमघोटू गैस का कार्य करने वाला प्रदूषक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2। कौन सा है? CO2। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन सबसे अच्छे क्या है? सूचक हैं। किसके माने जाते हैं भाई साहब? लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषक हैं। जब सल्फर की मात्रा या वायु में गंदगी हो जाए तब ये इनके लाइकेन की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब SO2 और वायुमंडल में जो है, वायुमंडल में प्रदूषक कम हो जाए तो लाइकेन की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है। ये क्या होते हैं? एक तरीके के सहजीवी होते हैं। आगे अगला है हमारा कि अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन किस कारण होता है? तो अम्ल वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। जब ये जाकर जलवाष्प पे मिल जाते हैं तब अम्लीय वर्षा होती है, और जो हमारे सफ़ेद संगमरमर वाली इमारतें हैं जैसे ताजमहल, वो सभी पीला पड़ते पड़ते हुए जा रहे हैं। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। आगे, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की गणना कर निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो याद रखिएगा, कौन सी गैस शामिल नहीं है पूछ रहा है, मतलब AQI गणना करने में कौन सी गैस शामिल नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल है, और इसके अलावा अमोनियम, ये भी क्या है? ये भी लगभग और लगभग शामिल ही है। तो याद रखिएगा, अमोनियम और ओजोन, याद रखिएगा ओजोन।
तो इसमें सभी शामिल है नहीं। आपका जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये शामिल नहीं है आपके AQI की गणना करने में, ये वाला शामिल नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? लॉस एंजलिस स्मॉग प्रका प्रकाश रासायनिक धुंध कौन सा है? लॉस एंजलिस जो स्मॉग है, ये बनने के लिए किसकी अनिवार्यता होती है? याद रखिएगा, ये बनने के लिए क्या अनिवार्य होता है? तो याद रखिएगा लॉस एंजलिस है ना, लॉस एंजलिस वहां पर सूर्य ज्यादा है, तो याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश, किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं। अगला है हमारा, और लंदन वाले की बात करें तो उसको बनने के लिए ठंड है ना। आगे, फ्लाई ऐश प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? जो ताप विद्युत संयंत्र है वो है फ्लाई ऐश का सबसे बड़ा, मतलब कि सबसे बड़ा वाहक, मतलब सबसे बड़ा स्रोत है। क्यों? क्योंकि ताप विद्युत संयंत्र में हम कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं और कोयले से ही फ्लाई ऐश निकलता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, याद रखिएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 2010 को हुई थी। तो याद रखिएगा, इसे रट डालिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसकी स्थापना 2010 को हुई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसकी स्थापना 2010 को हुई थी। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि समताप मंडल में ओजोन परत के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी जिम्मेदार गैस है? तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है, जो हमारे समताप मंडल में ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन सी गैस? CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ से निकलते हैं? आपके AC फ्रिज से निकलते हैं। क्लियर है? AC फ्रिज, AC वाली गाड़ी जो होती है, उन सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है किसे? ओजोन परत को। ओजोन परत किस परत में पाया जाता है वायुमंडल के? ये समताप मंडल में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि बंद कमरों में फेफड़ों के कैंसर का कारण बनने वाली रेडियोधर्मी गैस कौन सी गैस है? तो ये जो रेडियोधर्मी गैस है, कौन सी गैस है? ये रेडॉन गैस। रेडॉन गैस जो है जमीन की दरारों से निकलती है, दीवार की दरारों से निकलती है, और ये जो है, जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा में कैंसर पैदा कर देता है। याद रखिएगा। आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाला कैंसरकारी तत्व कौन सा होता है? तो कैंसरकारी तत्व कौन सा है सिगरेट के धुएं में? तो याद रखिएगा सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, मतलब बेंजीन। आगे चलते हैं। ब्लड कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाले प्रदूषक कौन है? तो ब्लड कैंसर किसके कारण बढ़ जाएगा? तो याद रखिएगा ये जो ब्लड कैंसर है, ये आपके बेंजीन के कारण बढ़ जाएगा। किसके कारण? बेंजीन के कारण बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा सिगरेट के धुएं में कैंसरकारी तत्व कौन से होते हैं? बेंजीन। और ब्लड कैंसर किसके कारण बन जाएगा? बेंजीन के कारण, जो उसकी सिगरेट में मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा गुड ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जो हमारे बढ़िया ओजोन होते हैं वो पाए जाते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में, याद रखिएगा किसमें? समताप मंडल में। तो दो तरीके के ओजोन होते हैं, एक होते हैं गुड ओजोन, कौन सा होता है? गुड ओजोन। एक होते हैं बैड ओजोन। याद रखिएगा गुड ओजोन जो है, ये हमें जो है सूर्य की हानिकारक किरणों से, UV रेस से हमको बचाता है ना। कहाँ पर पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। बैड ओजोन कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेष। आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रकाश संश्लेष रासायनिक धुएं। याद रखिएगा प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य घटक, याद रखिएगा क्या है, जो कि आंखों में जलन पैदा करता है। तो आंखों में जलन कौन सा पैदा करेगा? CO2, H2O, CH4, या फिर पैन वाला? तो याद रखिएगा, तो आंखों में जलन कौन कौन पैदा करेगा? ये जो पैन है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, पायरोस्लाइटिस जो नाइट्रेट है, ये सबसे ज़्यादा आंखों में जलन पैदा करेगा, पैन। आगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, जो CPCB, याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है किस अधिनियम के तहत हुई थी?
तो याद रखिएगा इसकी स्थापना किसकी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है ये किस किस नियम के तहत हुई थी, वायु अधिनियम 1981 के तहत हुई थी। किसके, वायु अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। जो जल अधिनियम है 1974 में आया, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 6 से छाता विधान कहते हैं 1986 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक फैलाता है, तो भाई साहब सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है, याद रखिएगा कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण फैलाएगा, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण जो है फैलाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सॉरी, निम्न ग्रीन मफलर क्या है, याद रखिएगा आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने से संबंधित है, तो जो ग्रीन मफलर है ये किस प्रकार के प्रदूषण को कम करेगा, ये जो है ध्वनि प्रदूषण को कम करेगा ग्रीन मफलर, है ना। ग्रीन मफलर का मतलब ये है, आगे जब हम ध्वनि प्रदूषण पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लीजिए क्योंकि आ ही गया है। तो रोड के किनारे जो हरे पौधे लगाए जाते हैं, है ना, इनका उद्देश्य क्या होता है, जितने भी आवाज हैं उसे इन पेड़ों के सहारे सोख लिया जाए ताकि वायुमंडल में या फिर ज्यादा आवाज ना फैले, है ना। तो ये किस लिए, ये इसके लिए जो है ग्रीन मफलर जो है चलाया गया था, प्रोग्राम चलाया गया था। आगे हमारा ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो याद रखिएगा ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन में मापी जाती है। किसमें, डॉप्सन में मापी जाती है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि ताजमहल की क्षति पहुंचाने वाले का मुख्य प्रदूषक कौन सा है, जो ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, सफेद से पीला हो रहा है, उसका मुख्य कौन सा है, मुख्य है सल्फर, याद रखिएगा SO2। कौन सा है हमारा, SO2। आगे चलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है हमारा भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस, कौन सी गैस का रिसाव हो गया था, एक मूवी भी बनी है, राजपाल यादव है इसमें, देखिएगा अच्छी मूवी है। तो याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड फैल गई थी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये याद रखिएगा ये कहाँ से निकलता है, ये आपके जो वाहन है वहां से निकलता है सबसे ज्यादा। और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। कैसे, हीमोग्लोबिन के साथ खुद भी बहने लगता है आपके नसों में, और क्या करता है फेफड़े में जाकर उसे ब्लॉक कर देता है। आगे अगला है कि जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो याद रखिएगा जैव ऑक्सीजन मांग जो है एक मानक दंड है, किसके लिए, मापदंड किसके लिए है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण स्तर के लिए। क्लियर है, जैव ऑक्सीजन। अगला है मिनी माता रोग किस प्रदूषक के कारण होता है, जो ये मिनी माता रोग है, जब हम जल प्रदूषण पढ़ेंगे उसमें भी मिनी माता को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे, तो याद रखिएगा। लेकिन जो मिनी माता रोग है वो पारा के कारण होता है, याद रखिएगा मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। मिनी माता पारा, पारस क्या हो गया, पालना, क्या हो गया, पारा पालना एक जैसे है ना। तो पालना हमें कौन पाला है भैया, माता ने पाला है, माता से क्या हो गया, मिनी माता। तो मिनी माता रोग मतलब कि पारा, पारा से होता है। आगे चलते हैं, वाहक जो है पारा है। आगे देखते हैं अगला जो है हमारा, अगला इटाई इटाई रोग जो है वो किसके दीर्घकालीन विषाक्तता के कारण जो है होता है। इटाई इटाई जो रोग होता है बहुत मतलब लंबे समय के लिए अगर इस चीज की विषय मतलब इस चीज की जो है टॉक्स टॉक्सिसिटी पाई जाएगी तब क्या हो जाएगा, इटाई इटाई रोग हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी कैडमियम की अधिकता होगी, जब भी पानी में कैडमियम की अधिकता हो जाएगी तब कौन सा रोग हो जाएगा, इटाई इटाई रोग हो जाएगा, हड्डियां भंगुर होने लगती हैं। कौन सी गैस जो है, याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, 26 हो गया कंप्लीट। एक सेकेंड, ये क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन का कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर है। अगला है हमारा कि भारत के किस शहर में एनजीटी का मुख्यालय है, तो एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाला अस्थमा रोग
याद रखिएगा, अस्थमा रोग मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। जो अस्थमा रोग है वो जो अस्थमा रोग में कौन-सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, श्वसन तंत्र, जो हमारा श्वसन तंत्र होता है वो प्रभावित होता है ना? आगे चलते हैं, फ्लाई ऐश का उपयोग किसमें किया जाता है? तो भाई साहब, फ्लाई ऐश का उपयोग जो है सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। सीमेंट, ईंट, ये सभी बनाने के लिए किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए, सड़क निर्माण के लिए फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है। तो उपयुक्त सभी। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई साहब, पर्यावरण दिवस आप कब मनाया जाता है सभी को पता है। ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। जो भी बच्चा, जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे दोस्त जो है पहला आंसर देंगे, या फिर जो जो भी आंसर देंगे, उन सभी का नाम हम अगले सेशन में जरूर लेंगे भाई, क्योंकि कुछ तो प्रोत्साहन वाला काम होना चाहिए, है कि नहीं है? कि जो बच्चा ध्यान से क्लास देखेगा, जो हमारे छात्र, जो हमारे प्रियजन ध्यान से क्लास देखेंगे, वो एक्टिव भी रहेंगे, तो कहीं न कहीं उनको कुछ तो लाभ होना चाहिए, है ना? तो चलिए, आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपका इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो और इसके साथ-साथ जो है हमारी और भी क्लासेस चलेगी, और बहुत ही जल्द हम जो है साइंस और टेक की क्लास लाने वाले हैं, और आपकी करंट अफेयर टॉपिक वाइज़ विथ ट्रिक के साथ हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिए, इसी के साथ हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने माँ-बाप का ख़्याल रखिए। एक ऑफ़लाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।